सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा? लाइट का एक फिनोमिना है जिसमें लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। सो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्लेक्शन में हमने आपको बताया था कि मीडियम शुड बी नॉन ट्रांसपेरेंट, पर यहाँ पर मीडियम कैसा होना चाहिए? मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो जब भी लाइट एक ऐसे मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती है जो कि कैसा है? ट्रांसफरेबल है, यानी कि जो लाइट रे है उसको क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। सो देखो क्या होता है, यहां से लाइट रे इंसिडेंट हुआ, एक्चुअल में इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, बिल्कुल जैसा स्ट्रेट लाइन में चलना था इसको, पर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, क्या वैल्यू ऑब्जर्व की गई? सम टाइम इट्स बेंड्स लाइक दिस एंड सम टाइम इट्स बेंड लाइक दिस। मतलब क्या हो रहा है, लाइट अपने पाथ से क्या हो रही है? डेविएट हो रही है। कभी क्या हो रही है? वो इस तरह से डेविएट होती है, कभी वो इस तरीके से डेविएट होती है। और अगेन जहां पर इंसिडेंट हो रहा है वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और यही नॉर्मल हमने आपको वहां पर भी बताया था रिफ्लेक्शन के केस में भी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस एंड मूव्स इन अनदर मीडियम, इट बेंड्स और इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। इसका जो एक्चुअल पाथ कैसा होना चाहिए था? ये वाला इसका पाथ बनना चाहिए था, पर ये क्या हो रही है? या तो ये इस तरफ जा रही है या फिर ये इस तरफ जा रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सम टाइम इट्स बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सम टाइम इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस इज एन नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्वेशन। मतलब आपने क्या करा, इसको नेचुरल फिनोमिना था जो आपने इसको ऑब्जर्वेशन लिया, आपने देखा। अब इसके ऊपर क्या हुआ? हमारी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। देखिए क्या होता है, जितना भी साइंस का या फिजिक्स का जो डेवलपमेंट है ना, वो पहले वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ। हमने ऑब्जर्व किया when light ray travels from one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये रहा कि जब भी लाइट बेंड हो रही थी अपने पाथ से, तो वहां पर ऑब्जर्वेशन दिखा कि ये दोनों मीडियम अलग अलग है। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? हमने बोला था बेंड इनटू द बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। तो यहाँ पर एक और वर्ड आ गया मेरे पास, पहले सेम मीडियम की बात हो रही थी, अब हम दो अलग अलग मीडियम की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। अब मीडियम का मतलब क्या है? सो मीडियम का मतलब ये हो सकता है एयर हो, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही हो, ग्लास से वाटर के अंदर जा रही हो। ठीक है। और हो सकता है वाटर से अगेन एयर के अंदर आ रही हो। इस तरह के कोई सा भी ऑप्टिकल मीडियम हो सकता है जो कि क्या करे? ऑप्टिक्स को सपोर्ट करता हो। ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे मीडियम्स के बारे में भी। तो हमने लाइट को देखा कि लाइट कब कब बेंड हो रही है। तो भाई जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या होती है? डेविएट हो जाती है। और अगर सेम मीडियम रहता है तो डेविएशन नहीं मिलता है। अब इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमें क्या नजर आया कि देर आर टू मीडियम्स। कितने मीडियम है यहाँ पर? दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होना चाहिए जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज जो है वो अलग अलग हो। तो दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जब ऑप्टिकल डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हुई तो फिर हमने इनके दो अलग अलग नाम रखना स्टार्ट कर दिए। वन इज रेयरर मीडियम और दूसरा जो है हमारा डेंसर मीडियम। सो रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब रेयर और डेंसर का मीनिंग जो आया ना, वो फिजिकल डेंसिटी से ही आया है। ठीक है। तो 99.99% केसेस में जो मटेरियल्स होते हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी और फिजिकल डेंसिटी जैसा ही, एक जैसा ही चलता है। कुछ मीडियम है जिनके ऑप्टिकल डेंसिटी और फिजिकल डेंसिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब भी वैसा ही है। हम डेंस मीडियम किसको मानते हैं? जब वॉल्यूम और मास का रेशो, मतलब कम जगह में ज्यादा आ जाए पार्टिकल्स, तो हम उसको बोलेंगे क्या? कि यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। जहाँ वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कम होते हैं, हम वहां पर बोलते हैं कि ये रेयरर मीडियम है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मीडियम को हमने ऐसे ही डिफाइन किया है, बट यहाँ पर वर्ड हम क्या यूज करने वाले हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? हाँ। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि जब भी लाइट बेंड हो रही थी तो दो अलग अलग मीडियम यहाँ पर मिलने लगे। अभी हम इस और आएंगे आगे कि इनका क्या मीनिंग। दूसरा फिर हमको समझ में आया कि हम ये भी ऑब्जर्व कर पाए कि लाइट की स्पीड में भी डिफरेंस है।
हर मीडियम में क्या डिफरेंस है, स्पीड ऑफ लाइट का भी डिफरेंस आ रहा था। भाई फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ हो गई। जब वो ग्लास के अंदर गई तो वो कन्वर्ट हो गई, कम हो गई स्पीड। तो यहाँ भी हमको समझ में आया कि एक जो इम्पोर्टेंट रीजन है लाइट का अपने पाथ से डेविएट होने का, उसमें स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। हर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो क्या है, अलग है। सो दीज आर द टू मेजर रीजंस फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो मेजर रीजन क्या है, व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम्स, दो अलग अलग मीडियम के बीच में ट्रेवल कर रही हो और उनमें से एक का एक रेयर होना चाहिए और एक डेंसर होना चाहिए। अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है तो फिर डिफ्रैक्शन हमको नहीं मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हमको समझ में आया स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है, सो व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। फिर हमने इसके रीजन जानने की कोशिश की तो हमको दो इंपॉर्टेंट रीजन मिले कि तो हमारे दोनों मीडियम जो थे वो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफरेंस था, एक रेयरर मीडियम था और एक डेंसर मीडियम था। दूसरा हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो हमको पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग होती है दोनों मीडियम्स के अंदर। ठीक है बेटा, अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं और अब हम इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी को और इसको समझने की बात करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, कब लाइट जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, कब लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, और इसके रीजंस क्या होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड, अगेन दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। इसको आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। लाइट तो नहीं, लाइट का तो है ही, इंसिडेंट रे। ठीक है, क्लियर बात। अब मैं इसको डाइवर्ट कर रहा हूं लाइक दिस, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया हमारा। तो यहां पर भी सेम टर्मिनोलॉजी है, नॉर्मल भी रहेगा, इंसिडेंट भी रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे भी रहेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रहेगा। और इस समय देखो क्या हुआ है, लाइट को ऐसे ट्रेवल करना था पर लाइट रे बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। तो मैं इसको क्या रीड करूंगा, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, और अब अपन बात कर रहे हैं दूसरे डायग्राम की। कुछ बार आप ऐसा देखोगे, ये लाइट रेट इंसिडेंट है, इसको जाना ऐसे चाहिए था बट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर बेंड हो गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक को अपन रीड करेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल और सेकंड वन इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इसको मैं क्या रीड करूंगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको क्या रीड करूंगा मैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इज इट क्लियर, टुवर्ड्स Yes. नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कब टुवर्ड्स नॉर्मल और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी क्लियर होना चाहिए। भाई ये तो हमने देख लिया कि भाई कब टुवर्ड्स नॉर्मल किसको बोलेंगे और अवे फ्रॉम द नॉर्मल किसको बोलेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लाइट की किस मीडियम से किस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है। अगर लाइट रे मेरी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अभी हमने बात कर ली रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बात कर लिया कौन से रेयरर मीडियम, मतलब द मीडियम विच इज ऑप्टिकली और ऑप्टिकली रेयरर, मतलब यहाँ पर बात हो गई, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रेज और इसको हमने कर दिया इधर बैंड, इसको हमने कर दिया इधर बैंड। एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे, चले गए उधर, थोड़ा सा इसको करेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये वाला, और जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम टू, डेंसर मतलब डेंसर को मैं डी से लिख रहा हूं, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी लाइट रे किधर जाएगी आपकी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसका वाइस वर्सा कर दें तो रिवर्स, सॉरी, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द
नॉर्मल। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है कि डेंसर हाँ। मीडियम और रेयरर मीडियम। ठीक है। एक्चुअल में हम्म। इसको जाना कैसे चाहिए था बेटा? ऐसे जाना चाहिए था यहाँ पर। क्लियर? और यहाँ पे जाना था उसको ऐसे, तो यहाँ पर टूवर्ड्स और अवे हो गया। अब डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइट रे जो है वो ग्लास से एयर के अंदर जा रही हो, ठीक है, ग्लास से वाटर के अंदर जा रही हो, वाटर से एयर के अंदर जा रही हो। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेंसर टू रेयरर। और रेयरर टू डेंसर के एग्जांपल क्या होंगे? एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास। ठीक है। सो ये जो मेरे एग्जांपल्स हैं, मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि एयर जो है वो सबसे ज्यादा रेयरर है, फिर आपका वाटर आएगा और फिर आपका ग्लास आएगा। ठीक है। अभी हम इनको ये, पर हाँ जी बोलिए। पर ग्लास एयर से ज्यादा डेंस कैसे है? वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी अपन इसका एक पैरामीटर बनाएंगे, जो नंबर्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किससे कितना ज्यादा डेंसर है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक नंबर हम लेके आएंगे, वो नंबर हमको शो करेगा कि कौन मटेरियल किससे ज्यादा और किससे कम रेयर डेंसर होता है ना। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, तो हमको ये अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि एयर इज रेयरर देन ग्लास, वाटर इज ऑल्सो रेयर देन ग्लास, बट एयर इज ऑल्सो रेयरर देन वाटर। अभी हम एक नंबर लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, अभी आप इसको थोड़ा सा मुझे समझ दीजिए। यहां तक क्लियर हो गई बात? हाँ। और अभी हम, सो हम्म। रिफ्लेक्शन में कभी भी रिफ्लेक्टेड रे बेंड या फिर डिविएट नहीं होती ना? नहीं, उसमें नहीं होता बेटा। उसमें हमने लॉ एक पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, बट रिफ्रैक्शन के अंदर जो है वो दोनों एंगल्स में डिफरेंस आता है। अभी मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अब अपना जो अगला स्टेप है ना वो देखिए। ये वाली आपकी फाइनल रे है, एक्चुअल पाथ उसका ये होना चाहिए था, यानी कि एक्चुअल पाथ से वो कितनी डेविएट हो गई, तो डेल्टा डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया ये? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, आप इसको जाना चाहिए था ऐसा, पर वो चली गई दूर और ज्यादा, तो यहाँ पर वो डेविएशन क्या हो गया, बढ़ जाएगा, अलग डेविएशन आएगा। तो ये जो डेल्टा बनाया है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भाई। एक्चुअल पाथ और जो उसका वो था, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वही हमको क्या मिलेगा? ये देखो यहाँ पर भी यही हो गया, एक्चुअल पाथ ये वाला था, पर वो चली गई ऐसी, डेविएट हो गई, तो फिर से क्या बन गया हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। अब देखो हमारी थियोरी क्या बोलती है कि जितना एंगल ये होना चाहिए था उतना ही एंगल ये वाला होना चाहिए था। ठीक है। तो ये जो डेल है ना, ये कैसे मिलेगा आपको? टोटल एंगल है आपका आई, ठीक है, और उसमें से आप ये वाला एंगल माइनस कर दो, तो ये आपका मिल गया एंगल ऑफ डेविएशन। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये आपका आई है, ये वाला आई बनना चाहिए था, पर रे चली गई उधर। तो अब क्या करना है? अब एंगल आर माइनस आई आएगा, क्योंकि टोटल एंगल बड़ा हो गया, रिफ्लेक्टेड रे दूर चली गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन के अंतर समझ में आया? एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। यहाँ पर क्या है, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर है। जबकि आप जो पूछ रही हैं रिफ्लेक्शन में, उसमें ये दोनों एंगल बराबर आते हैं, पर यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर और एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। इज इट क्लियर? हाँ। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो कितना डेविएट हो रहा है? अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में एक बात तो क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आई और एंगल आर में डिफरेंस होगा। ठीक है। अभी अपन इसको भी आगे समझेंगे। अभी आपको ये बात भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इस अंतर के कारण ये लाइट बेंड क्यों हो रही है, वो और समझ में भी आएगा धीरे धीरे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बढ़े आगे? हाँ। चलिए, अब अपन बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बात करते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा इसके अंदर
आपको बात ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे पे अपन ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम रिफ्लेक्शन के अंदर ये सब बातें कर चुके हैं। भाई जो मीडियम पे रे इंसिडेंट हो रही है उसको अपन इंसिडेंट बोलते हैं, जो बाउंस बैक हो रही है या नेक्स्ट मीडियम में जा रही है वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड कहलाती है। एंगल आई एंगल आर का मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन हम बात कर चुके हैं, रेयरर डेंसर मीडियम की हम बात कर चुके हैं। सो अब अपन बात करते हैं एक नए आर्टिकल दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना बेटा तभी उसका सॉल्यूशन आता है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि व्हाई ग्लास इज डेंसर देन एयर। सो ये क्वेश्चन पहले भी उठा होगा और ये भी जानना मुश्किल हो रहा होगा कि हम किसको कब कैसा लेके चले। तो हमने क्या देखा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, देखो एक पैरामीटर डिफाइन किया हमने, म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ये एक रेशियो है बेसिकली, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरह का एक सिंबल बनाया है यू को थोड़ा सा करके। सो इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इसको, म्यू। सो म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये एक रेशियो हमने बनाया है क्योंकि हमारी लाइट क्या कर रही है, लाइट रे क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दोनों मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है। तो हमने क्या करा, उसका एक रेशो डिफाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस मीडियम में, सपोज जैसे अगर मीडियम है हमारा रेयरर, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो उसका जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। सो जब आप वी को इंक्रीज करोगे तो आपका म्यू कम हो जाएगा। रेयरर मीडियम का मतलब क्या है, एक पाथ है, लाइट को ट्रेवल होने के लिए एक पाथ है जिसको उसमें कोई नहीं रोक रहा है, बिल्कुल खाली रास्ता है, तो खाली रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, रेयरर हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक और पाथ ले लेते हैं, अब उसके अंदर बहुत सारी भीड़ है और फिर उसमें से लाइट को निकल के जाना है, तो ये क्या होगा, ये डेंसर होगा। ठीक है, तो एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर पूरा ब्लैंक हो, मतलब खाली हो, उसको अपन रेयरर बोलेंगे। और एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर कुछ और ऑब्स्टेकल्स हो जो लाइट को रोकते हो, उसको अपन बोलेंगे डेंसर। सो हमारे साथ भी क्लियर है, अगर खाली रोड होता है तो हम भी बहुत बढ़िया से गाड़ी चलाते हैं, तेज तेज स्पीड से चला सकते हैं। तो रेयरर मीडियम में स्पीड की लाइट जो है, लाइट ऑफ स्पीड जो है वो, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा रहती है, तो वो हमारा जो म्यू है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही अपन बात करें डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम मतलब भीड़ भरा रास्ता हो गया, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो गई हमारी, कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो हमारा म्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, कुछ कैलकुलेशंस करी। कैसे कैलकुलेशन करी, हमने लाइट रे को एयर से लेके आए और ग्लास में इंसिडेंट करा। ग्लास के अंदर हमने स्पीड को मेजर करा, हमने एयर के अंदर मेजर करा और हमने ग्लास के लिए म्यू डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन करा, म्यू ग्लास। तो हमको ये मिला 1.5 या फिर 3/2, और हमने यहां पर एक वर्ड लिख दिया ए। सो ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमको यहाँ पर डिफाइन दोनों मीडियम को करना पड़ता है कि किस मीडियम से रे आ रही है और किस मीडियम में रे जा रही है। तो इसको लिखने का नोटेशन क्या बनाया, इस तरीके से समझो, ऐसे एरो लगा लो, यानी इस मीडियम से तो आ रहे हैं और इस मीडियम में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मीडियम हमारा ये वाला हो गया और एक मीडियम ये वाला हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा रेयरर हो, मे बी पॉसिबल वो डेंसर भी हो सकता है। सो हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए और दोनों मीडियम्स के अंदर लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करके देखा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक ग्लास के अंदर थोड़ी सी कम हो गई और एयर के अंदर तो वो 3 × 10⁸ थी सही। तो ग्लास के अंदर स्पीड कम हो गई तो उसका म्यू जो है वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया तो कितना आया, वो रेशो 1.5 आया। सिमिलरली हमने वाटर के अंदर एयर को ले जाकर इसको देखा स्पीड को, तो ए म्यू डब्ल्यू, इसको हम क्या रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू
एयर। सो ये वैल्यू आई हमारी 1.33, स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कैलकुलेट की हमने, दैट इज 4/3। अगेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। भाई वाटर के अंदर भी स्पीड क्या हो गई थी, कम होने लग गई थी। तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड है वो एयर और वैक्यूम के अंदर ही है। सो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो हमने कैलकुलेट करा, तो वो आया 1.003। और इसी को अप्रोक्सीमेट 1 बोला गया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो कितना है, 1 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर से एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट के रेफरेंस में इनको कैलकुलेट करा, सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इन दोनों को अगर बात करूं तो दोनों को हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट। पर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इफ रे ट्रेवल्स इन एयर टू अनदर मीडियम, तो फिर हम एयर को काउंट नहीं करते। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं ऐसा सिर्फ म्यू जी लिखा हुआ दिखता है तो आपको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना है कि लाइट जो है वो एयर से ही आ रही है, मतलब फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है और एयर टू ग्लास इंटर हो रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So this is called absolute refractive index and this is called relative refractive index। ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि हम उल्टा भी हो जाता है। उल्टा होने का मतलब ये है कि राइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में या ट्रेवल करती है, तो उस केस में जो जी की वैल्यू है वो कम आती है। कम आती मतलब लेस देन 1 आती है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या एज्यूम कर लेते हैं कि म्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे सो म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है। और जब हम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाते हैं तो म्यू ऑलवेज लेस देन 1 आता है। और एयर जो है वो उसका मतलब सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो 1 आता है। ठीक है। इसके लिए हम आपको एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे भी बात करेंगे, तब हमको इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छे से मिलेगा। अभी हम उस पर बात थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले अपन स्नेल्स लॉ के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको समझ में आ गया है। फिर हम स्नेल्स लॉ को लेंगे और स्नेल्स लॉ को लेने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है उसको भी अपन समझते हैं। सो पहले अपन लेते हैं स्नेल्स लॉ, क्योंकि हम ज्यादा लेट करेंगे तो फिर हमारा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम भूल जाएंगे। सो अगेन जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे ऐसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट। तो फर्स्ट लॉ तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, कौन सा वाला बेटा, जैसे हमारा रिफ्लेक्शन में था, क्या लॉ था कि व्हेन लाइट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर क्या करते हैं, ये लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ तो हमारा वही वाला है जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला लॉ था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ जो है ना वो थोड़ा सा अलग। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, the ratio of sine of angle of incident to the ratio of sine of angle of refraction is always constant, is always constant। और इस कांस्टेंट को ही अपन लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, म्यू 1 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेफरेंस टू फर्स्ट, क्योंकि लाइट रे क्या हो रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। सो स्नेल्स लॉ का सेकंड पार्ट, सेकंड लॉ क्या बन गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट का वैल्यू कितना है,
म्यू 1 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसी को अपन आगे जाके लिखते हैं μ2/μ1। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो साइन आई इंटू μ1 इज इक्वल टू साइन आर इंटू μ2, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी कुछ बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पर मोस्टली आपको ये वाली कहानी पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है मेरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन। और जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसकी हमने पहले बात कर रखी है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पीछे थोड़ा सा जाते हैं, देखो ये भी क्या है, लाइट की स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि म्यू इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पर भी आपको कोई इसकी यूनिट यूनिट के बारे में बात नहीं होगी। तो स्नेल्स लॉ क्लियर हो गया बेटे, दोनों पार्ट इसके क्लियर होना चाहिए। तो हमको रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं। हमने म्यू के बारे में भी डिस्कशन कर लिया इतना सारा। अब अपन थोड़ा सा और म्यू के बारे में बात करना जरूरी है, वो भी अपन समझते हैं, डिपेंडेंस ऑफ म्यू। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कब लाइट रे किधर डेविएट होगी, वो भी हमको यहीं से समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो डिपेंडेंस ऑफ म्यू, डिपेंडेंस ऑफ म्यू, तो पहली बात तो हो गई कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। स्पीड अगर बढ़ती है तो म्यू जो है वो कम हो जाता है, सही है। और स्पीड किस मीडियम में बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ती है रेयर मीडियम में। ठीक है, दूसरा हमारा है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। लेमडा मतलब वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। एंड दिस वेवलेंथ टर्म इज रिलेटेड टू कलर ऑफ लाइट। किससे है ये, लाइट के कलर से बात होती है, मतलब ये हमको लाइट का कलर बताता है। सो हमको पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। सो म्यू रेड इज लेस देन म्यू वॉयलेट। इसका मतलब ये हो गया कि लाल कलर की जो लाइट होती है ना, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होती है, डेविएट नहीं होती है, जिसलिए जितने भी ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं ना, वो रेड कलर से ही बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका लेमडा बढ़ेगा तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा जो विजिबल रेंज है उसके अंदर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है। सो रेड कलर के लिए म्यू की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, यानी रेड कलर की जो लाइट है वो कम स्प्रेड होती है। और इसी कारण जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, ताकि वो हमको दूर से दिखाई दे, कि स्पॉट की तरह दिखाई दे, क्योंकि वो फैलते नहीं है ज्यादा। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कोई आपका फ्रेंड अगर रेड कलर की शर्ट या कोई ऐसा पहन के आ जाए तो एकदम आंखों को एकदम वो लगता है डार्कनेस जैसा, रिलैक्स फील नहीं होता है, अलग ही चमकता है वो सबके बीच में। तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर। सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो मीडियम जो है वो रेयरर हो जाता है। मीडियम क्या हो जाता है, मीडियम की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस होती है, यानी कि मीडियम रेयरर हो जाता है। और रेयरर मीडियम का जो म्यू है वो कम होता है। तो ये दो तीन बातें बेटा अपन अच्छे से ध्यान रखेंगे कि म्यू किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सो म्यू डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, म्यू डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स कलर, यहाँ पे वेवलेंथ का मीनिंग कलर से है। और म्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मीडियम जो है वो रेयरर हो जाता है, और रेयरर हो जाता है तो म्यू की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो म्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और अपन म्यू से जुड़ी बात कर लेते हैं,
म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय वी। ठीक है। सो अगर दो मीडियम की बात करोगे तो म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू बनेगा वी वन अपॉन वी टू, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो एक यहां पर भी हमको थोड़ा सा फॉर्मूला मिलेगा। ठीक।